नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, दिशा इराइज में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ बच्चों के आपके लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि मुगल कालीन स्थापत्य कला या मुगल कालीन जो कला, वास्तुकला, चित्रकला, उस पे आप क्लास जल्दी दें, कुछ कठिनाई आ रही है। तो कोई कठिनाई नहीं रहेगी। आज हम लेके आए हैं मुगल कालीन स्थापत्य कला संबंधी। हम इस क्लास के अंदर मुगलों के बारे में और मुगलों का क्या योगदान रहा भारत में। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर कई आक्रमण कर आए, गजनवी आए, गौरी आए, लेकिन उसके बाद में बहुत सारी डायनेस्टीज सल्तनत काल में भारत में चली, लेकिन मुगल ऐसी डायनेस्टी थी जो भारत में रही और हम काफी हद तक ये मान सकते हैं कि काफी हद तक वो भारत का होके रहे। और इनका एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो भारतीय स्थापत्य कला को है। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं मुगल कालीन स्थापत्य कला। अगर हम बात करें मुगल कालीन स्थापत्य कला की, तो 1 मिनट के अंदर हमें राउंड अप करते हैं मुगलों के प्रमुख शासकों के बारे में। तो मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी और उस ट्रिक को और शॉर्ट कर लेते हैं। हम एक छोटा सा शब्द लिखते हैं, भज सा। अरे भजन करो सा, सिंपल सी बात, छोटी सी लाइन, भजन करो सब, है ना। तो एक गाना भी तो है, क्या करेंगे, भजन करेंगे, तो भजन करो सा। तो ये भजन करो सा कौन भजन करे? भाई मुगल भजन करो। भारत में आ गए, भारत का होना है तो आपको भजन करना पड़ेगा। और किसने भजन नहीं किया? औरंगजेब ने नहीं किया। तो बाद के मुगल शासक जो हैं वो धीरे धीरे इतना बड़ा साम्राज्य वो गंवा बैठा। ये भी पॉसिबल, उसने अपना शासनकाल बहुत लंबा निकाला होगा, उसके समय सर्वाधिक मनसबदार रहे होंगे, लेकिन परिणाम जो है वो बाद की पीढ़ियों को देखना पड़ा। तो ये भजन करो, एक आपको छोटी सी लाइन याद करनी है। सबसे पहला शासक ये हम देख चुके हैं, बाबर। बाबर के बाद में हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इसके बाद मुगल काल का जो है पतन होने लग गया। ये कुछ प्रमुख शासक हैं। तो भजन करोसा से अपने को याद हो जाएंगे। अपन पहले देख चुके हैं बाबर का जो शासनकाल है वो 1526 से 30 में। पानीपत की लड़ाई पढ़ चुके हैं अपन। पानीपत का प्रथम युद्ध किससे हुआ? इब्राहिम लोदी से हुआ और इसने भारत में मुगल वंश की नींव रखी। हुमायूं के, इसके बाबर के बाद में शासक बनता है हुमायूं, 1530 में शासक बनता है। बीच में 1540 में ये युद्ध पराजित हो जाता है। हम पढ़ चुके हैं चौसा का युद्ध, हम पढ़ चुके हैं बिलग्राम कन्नौज का युद्ध। 1539 में चौसा का युद्ध पराजित होता है और वो अपने आप को शेर अफगान की उपाधि ले लेता है। तो बीच में एक टाइम आएगा, वो आएगा किसका? शेर शाह का या सूरवंश का एक टाइम अपन बीच में लेते हैं। तो हुमायूं जो है इसको अपन डायरेक्टली 1530 से 56 तक लिख लेते हैं। अकबर का जो समय है वो 1556 से 1605 तक का है। जहांगीर 1605 से 1627 तक का है। जहांगीर के बाद में, क्योंकि स्थापत्य कला में हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे किसके बारे में? शाहजहां के बारे में। ये शाहजहां का जो समयकाल है इसमें अपन ताजमहल पढ़ते ही हैं। स्थापत्य कला का एक बहुत बेजोड़ नमूना, जिसके कारण अगर भारत में कोई विदेशी आता है तो वह ताजमहल जरूर जाता है। तो ये हम पढ़ेंगे। तो 1627 तक आ चुके हैं। 1658 अपन पढ़ चुके हैं। धर्मत की लड़ाइयां 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। तो यहाँ शेर शाह जो है वो पंचवर्षीय योजना में हम याद कर ले 1540 से 45 के बीच में सूरवंश का एक शासक। ये कुछ प्रमुख शासक वहां रहे हैं जो भजसा से अपने को याद करने हैं, ये आपको याद होंगे। तो हुमायूं जो है वो कौन से? 1540 में। अपनी हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, भी अपने को स्थापत्य कला देखना है तो आपको एक इन शासकों के निर्माण हमें पढ़ने हैं। कौन कौन? सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? तो बाबर के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे हम हुमायूं के निर्माण। उसके बाद में देखेंगे हम शेरशाह ने क्या क्या निर्माण करा है।
उसके बाद देखेंगे हमने अकबर ने क्या निर्माण करा है, फिर देखेंगे जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब। इस तरह हम भी भजन करेंगे सा। भज सा, वैसे बाबर, ऐसे हुमायूं। ए पहला जो ए आता है वो अकबर का आता है, सभी जानते हैं। अकबर के बाद में हम बात करेंगे जहांगीर की, जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब की। हम बात करें अगर स्थापत्य कला की, तो मुगल कालीन स्थापत्य कला की जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हम हेवल की। हेवल ने मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में कहा। हेवल ने मुगल कालीन स्थापत्य कला को देशी और विदेशी, देशी और विदेशी कला का क्या बताया, मिश्रण बताया। किसने बताया, ये हेवल ने बताया। कौन सी कला को, तो मुगल कालीन कला को, मुगल कालीन कला को उसने देशी और विदेशी कला का मिश्रण बताया। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं अपन, हेवल की बात कर रहे हैं। हेवल ने देशी और विदेशी का क्या बताया, इसे मिश्रण बताया। अगर हम बात करें एक और इतिहासकार स्मिथ की, स्मिथ ने मुगल कालीन कला को स्मिथ ने मुगल कालीन जो कला है उसको कला की रानी कहा है, कला की रानी कहा है। ये सारी बातें हम मुगल कालीन कला या मुगल कालीन स्थापत्य के संदर्भ में कर रहे हैं। ये स्मिथ ने क्या कहा है, कला की रानी कहा है। स्मिथ ने ही मुगल कालीन जो स्थापत्य है उसका नाम जो है उसको इंडो पर्शियन शैली का बताया है। शैली कौन सी बताई है, इंडो पर्शियन शैली। मुगल कालीन जो शैली है उसको क्या नाम दिया है, इंडो पर्शियन शैली का नाम दिया है। एक और इतिहासकार है जिनका नाम है पर्सी ब्राउन, पर्सी ब्राउन, पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन ने इसे भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्मकाल कहा है, भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्मकाल कहा है। तो हमने तीन इतिहासकारों का नाम देखा, तीन इतिहासकारों की कोटेशन जानी। नंबर एक, ये पर्सी ब्राउन ही है जिन्होंने पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन पेंटिंग अंडर मुगल्स। कौन सी पुस्तक है, इंडियन आर्किटेक्चर इंडियन पेंटिंग्स अंडर मुगल्स। तो ये पुस्तक किसने लिखी, तो ये पुस्तक भी किसने लिखी है, पर्सी ब्राउन ने। तो एक बार वापस अपन रिवाइंड करते हैं। सबसे पहले हेवल्स ने इसे देशी और विदेशी का मिश्रण कहा है। मुगल कालीन कला को देशी और विदेशी का मिश्रण किसने कहा है, तो हेवल ने कहा है। क्या कहा है, वापस कोटेशन लिखें तो ये देशी और विदेशी का क्या है, मिश्रण है, देशी और विदेशी का मिश्रण है। कौन सी कला, मुगल कालीन कला है, मुगल कालीन कला है। बिल्कुल याद हो जाएगा। ये बात किसने लिखी, हेवल ने। वैसे विदेशी और देशी तो अपने को जोड़ना ही है, तो याद रह जाएगा हेवल में वह आता है। वैसे देशी और विदेशी का मिश्रण किसने कहा, तो हेवल ने कहा। पहला कोटेशन या पहली बात अपन हेवल की बात करते हैं। दूसरा स्मिथ, ठीक है ना, स्मिथ। तो स्मिथ जो है उसने क्या कहा है, कला की रानी कहा है और इंडो पर्शियन शैली इसको नाम दिया है कि पर्शियन यानी जो फारस में थी वो कला और भारतीय कला का एक मिश्रण है। ये किसने कहा है, स्मिथ ने कहा है। फिर अगर बात करें पर्सी ब्राउन, है ना, सब कुछ ब्राउन ब्राउन हो जाता है गर्मियों में, तो याद रख लेना। तो पर्सी ब्राउन ने इसे भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्मकाल का नाम दिया है। अगर हम बात करें मुगल कालीन कला के अंदर, तो मुगल कालीन स्थापत्य कला के समय में ये जो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो मुगल कालीन जो स्थापत्य कला है वो भारतीय
ईरानी, मध्य एशियाई और तुर्की का मिश्रण थी। कौन कौन सी? भारत का, ईरान का, मध्य एशिया का और तुर्की का मिश्रण थी, या इनका इसमें क्या था? समन्वय भी कह सकते हैं, एक ही शब्द। इनका इसमें क्या था? समन्वय था। अगर हम बात करें मुगल कालीन जो स्थापत्य कला है, मुगल कालीन जो निर्माण हुए, उनमें भवन जो है वो बहुत विशाल बनाए जाते थे। तो भवन जो है भवनों का निर्माण जो है वो विशाल यानी बड़े एरिया के अंदर भवनों का निर्माण किया जाता था। अगर हम बात करें उसमें जो सामग्री है वो श्रेष्ठ सामग्री का प्रयोग किया जाता था। श्रेष्ठ सामग्री का प्रयोग होता था। अगर और बात करें तो जालीदार मेहराब होते थे, जड़ावतें, अलंकरण का प्रयोग किया, जिसे पित्रादुरा भी कहा जाता था। जड़ावत और अलंकरण जिसे पित्रादुरा का प्रयोग होता था। संगमरमर का प्रयोग, संगमरमर का प्रयोग किया जाने लगा। लाल बलुई पत्थर का प्रयोग, लाल बलुई पत्थर का प्रयोग, छज्जेदार मेहराब का प्रयोग। जैसे अगर हम बात करें चारबाग पद्धति जो फारस में चलती है उसका प्रयोग किया जाने लगा। फारसी चारबाग पद्धति का प्रयोग किया जाने लगा। ये सब चीजें जब हम देखेंगे तो ये कुछ विशेषताएं हैं। दीवारें जो है वो जालीदार होने लगी, दीवारें जालीदार होने लगी। तो इस तरह की कुछ विशेषताएं उन निर्माण में आ चुकी थी। ये मुगल कालीन जो स्थापत्य कला है उनकी कुछ विशेषताएं हैं। हमने तीन इतिहासकारों का देखा। हेवेल देसी विदेशी का मिश्रण बताया, स्मिथ ने कला की रानी कहा, इंडो पर्शियन शैली कहा, पर्सी ब्राउन ने इसे भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्मकाल कहा। फिर हमने कहा ये जो कला है ये भारतीय, ईरानी और मध्य एशियाई और तुर्की का क्या है? समन्वय है या मिश्रण है। भवनों का, विशाल भवनों का निर्माण किया जाने लगा, जड़ावतों का प्रयोग किया जाने लगा, ये सब इसमें प्रयोग किए जाने लगे। अब हम बात करते हैं कि किस मुगल शासक ने कौन कौन सी इमारतें, कौन कौन सी स्थापत्य कला में उनका क्या योगदान रहा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बाबर की, बाबर के बारे में, जब भारत पे बाबर ने आक्रमण किया तो उस समय के अंदर भारत में लोधी वंश का शासन था। पानीपत का जो लड़ाई हुई, पानीपत का प्रथम युद्ध की अगर हम बात करें 1526 में, तो इब्राहिम लोधी को पानीपत के युद्ध में उसने पराजित किया और भारत पे उसने अपना कब्जा जमाया। लेकिन अगर हम बाबर की बात करें तो उसका भारत पे शासनकाल लगभग अगर हम बात करें तो बाबर 1526 से 30 यानी लगभग 4-5 साल का वो शासनकाल उसका रहा। तो उस शासनकाल में वो खुद अपने पैर नहीं जमा पाया, क्योंकि हम पढ़ते हैं बाबर ने वो पढ़ चुके हैं अपन, पानी पिया, खाना पिया, चाय खाई और घर गया। तो ये कुछ युद्ध लड़े और उसमें समय उसका निकल गया, तो वो बहुत ज्यादा योगदान नहीं कर पाया। और बाबर और हुमायूं तक आते आते भारतीय और भारतीय संस्कृति से इतना जुड़ाव भी नहीं था, तो ज्यादा कुछ निर्माण उसमें मिलते हमारे को नहीं है। फिर भी कुछ जो निर्माण मिलते हैं उनमें अगर हम बात करें तो जहां काबुल में, जहां मूल इनका स्थान अगर हम बात करें अफगान मूल के, तो काबुल के अंदर इसने बागे वफा का निर्माण कराया। बागे वफा, बागे वफा व बागे कला, ये निर्माण इसने कहां कराया? काबुल में। बागे वफा और बागे कला का निर्माण इसने कहां कराया? तो काबुल में। इसने पानीपत के अंदर
पानीपत में ईंटों से निर्मित काबुली मस्जिद बनवाई। पानीपत कौन से स्टेट में है दोस्तों? तो पानीपत कहाँ है? तो पानीपत हरियाणा के अंदर है। एक संभल के अंदर इसने जामा मस्जिद बनाई, संभल में जामा मस्जिद बनवाई। जामा मस्जिद कहाँ पर? तो संभल में। फेमस जामा मस्जिद दिल्ली की है, लेकिन ये अपन बात कर रहे हैं कौन सी जामा मस्जिद की? संभल की जामा मस्जिद की बात कर रहे हैं। अगर राजस्थान में बात करें, राजस्थान में जगह है धौलपुर। धौलपुर में कमल का बगीचा, इसे नीलोफर बाग भी कहते हैं। नीलोफर बाग कहाँ बनवाया? तो धौलपुर में बनाया। आगरा के अंदर, आगरा में पुराने किले में मस्जिद बनवाई। कुछ लोग इसका नाम बाबरी मस्जिद भी कहते हैं। वो बाबरी मस्जिद जो मीर बांकी ने तोड़ के मंदिर को जो बनवाई, वो अयोध्या की बात है, वो अलग बात है। कुछ लोग इतिहासकार उसे वहां से भी जोड़ते हैं, वो भी निर्माण पढ़ते पढ़ाते हैं। तो आगरा के अंदर पुराने किले में मस्जिद का निर्माण कराया। एक आगरा के अंदर बाग बनाया, आगरा में बाग निर्मित कराया। ये ज्यामिति विधि पर है, ज्यामिति विधि पर आधारित है। इसे आराम बाग और कुछ लोग इसे रामबाग भी कहते हैं। वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है? रामबाग, जबकि मूल नाम इसका आराम बाग है। कौन से शहर की बात है ये? आगरे की बात है। कहाँ बनाया? आगरा के अंदर। क्या, कौन सा बाग है? आराम बाग है, और इसी को हम राम बाग कहा जाता है। इसी बाग को किसी समय में नूर अफगान और हस्त बहस्त भी कहा जाता था। इसी आराम बाग को नूर अफगान या हस्त बहस्त भी कहा जाता। तो ये सारे जो निर्माण हैं ये बाबर के द्वारा करवाए गए हैं। इसमें अगर हम बात करें बागे वफा और बागे कला, ये भारत में वर्तमान में नहीं है। ये कहाँ पर निर्माण कराया उसने? तो काबुल में निर्माण कराया। बाकी शेष निर्माण पानीपत, संभल, धौलपुर, आगरा, ये सारे भारत में निर्माण कराए गए हैं। तो बाबर के प्रमुख निर्माण के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण, ये एग्जाम में पूछा जा सकने लायक है, वो है ये आराम बाग, जिसे आराम बाग को ही हम क्या कहते हैं? रामबाग है। ये कहाँ पर है? तो आगरे के अंदर है। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो, अब्बा आगरे में आराम करता है। ये एक लाइन आप हमेशा याद रखें, अब्बा आगरे में आराम करता है। तो आपको बाबर का सबसे महत्वपूर्ण चीज याद हो जाएगी कि आराम बाग जो है आगरा के अंदर है। आ से आगरा, बा से बाबर और आराम बाग, तो ये याद हो जाएगा आपको। तो ये निर्माण जो है बाबर का सबसे महत्वपूर्ण, या परीक्षा में पूछा जाने योग्य सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद बात करें बाबर के बाद, तो हमारे पास आता है हुमायूं। हुमायूं क्योंकि खुद टिका हुआ नहीं रह पाया, हुमायूं जो है, हम शासनकाल तो उसका 1530 से करते हैं और 56 तक लिखते हैं, लेकिन बीच में 1540 से कौन सा वंश आ गया? सूरवंश आ गया। अफगान भारत पे आक्रमण करके उन्होंने हुमायूं को वहां से निष्कासित कर दिया और वे भागा भागा फिरा जीवन भर। तो स्थापत्य कला या निर्माण का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जो शासक स्वयं स्थायी नहीं होता है ना, उसके लिए चित्रकला, वास्तुकला, स्थापत्य कला, इनके निर्माण करना बहुत मुश्किल बात है। और भाई खुद ही जब स्थायी नहीं है तो बड़े बड़े महल बना के क्या करे? इसलिए हुमायूं का जीवन घूमते फिरते ही निकल गया। लेकिन उसने दिल्ली के अंदर, पुरानी दिल्ली जिसे हम कहते हैं, वहां एक नगर बसाया। उस नगर को कहते हैं दीन पगाह नगर। क्या बनाया इसने? दीन पगाह नगर।
दीन पगाह नगर, और इसका तात्पर्य होता है धर्म का शरण स्थल, धर्म का शरण स्थल। बाद में इसे किस में बदल दिया गया? पुस्तकालय में बदल दिया गया, बाद में पुस्तकालय में परिवर्तित हो गया। ये दीनपगा नगर कहाँ है? तो दिल्ली के पास में ही दीनपगा नगर है, और वहां दीनपगा नगर में इसको पुराना किला भी, क्या कहते हैं इसको? पुराना किला भी कहते हैं। दिल्ली का पुराना किला है दीनपगा नगर। दीनपगा का मतलब होता है धर्म का शरण स्थल। इसके अलावा इसने आगरा में मस्जिद बनाई, फतेहाबाद में मस्जिद बनाई, और एक हिसार में मस्जिद बनाई। आगरा, फतेहाबाद की मस्जिद, और एक मस्जिद है हिसार में। हिसार में जो मस्जिद है वो पूर्णतः ईरानी शैली पर है। तो हुमायूं के निर्माण कौन कौन से थे? तो दीनपगा नगर, धर्म का शरण स्थल जिसे कहते पुराना किला, और आगरा और फतेहाबाद की मस्जिद, और हिसार में पूर्णतः ईरानी शैली पर बनी हुई मस्जिदें। ये तीन जगह इसने मस्जिद बनाई, आगरा में, हिसार के अंदर और फतेहाबाद के अंदर। तो ये हुमायूं का स्थापत्य कला में योगदान रहा, ज्यादा कोई योगदान नहीं रहा है। आज हम जो शासक पढ़ रहे हैं उनका उतना ज्यादा योगदान नहीं है, क्योंकि ये खुद शासक अपने आप को जमाने में इनका समय गया। लेकिन अकबर, जहांगीर और शाहजहां का जो शासन काल है वो पूर्णतः स्थायित्व वाला शासन काल है, तो उसमें निर्माण अपने को देखने को ज्यादा मिलेंगे। आगे बात करते हैं शेरशाह की। तो शेरशाह जो है उसका शासन काल अगर हम बात करें तो 1540 से 1545 का रहा। ये भी स्थायित्व को, शासन को प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी इसने शेरगढ़ का निर्माण किया दिल्ली के पास में। शेरगढ़ दिल्ली, शेरशाह, और शेरशाह से ही क्या नाम पड़ेगा? शेरगढ़। तो इसने किसका निर्माण कराया? शेरगढ़ का निर्माण कराया। आगे हम कभी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में मैंने आपको बताएंगे कि दिल्ली 7 बार बनी, 7 बार उजड़ी है। कई लोगों ने दिल्ली के आसपास निर्माण कराए, तो वो दिल्ली पुरानी होती गई, नई दिल्ली बनती गई। आज जो भारत की राजधानी है वो सबसे नई बनी दिल्ली है। तो शेरगढ़ का जो निर्माण है वो शेरशाह ने कराया, लेकिन आज इसके अंदर इसके अवशेषों के रूप में एक तो मिलता है लाल दरवाजा इस शेरगढ़ का, और एक मिलता है खूनी दरवाजा। खूनी दरवाजा, बहुत सारे लोग मारे गए इसलिए नाम पड़ा खूनी दरवाजा। यही शेष बचे हैं इस शेरगढ़ के, लाल दरवाजा और खूनी दरवाजा बचे हैं। शेरगढ़ का निर्माण किसने कराया? तो शेरशाह ने कराया। एक पुराने किले के अंदर ही एक मस्जिद बनवाई जिसे किला ए कोहना, क्या कहते हैं? किला ए कोहना, किला ए कोहना मस्जिद बनवाई। ये भी कहां पे? उसी पुराने किले में, पुराने किले में दिल्ली के अंदर ही किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो शेरशाह ने कराया। एक जो सबसे फेमस है इसका प्रश्न है वो है सासाराम बिहार से संबंधित। सासाराम बिहार, सासाराम बिहार के अंदर इसने क्या बनाया? अपना मकबरा बनाया, अपना मकबरा सासाराम बिहार में शेरशाह ने बनवाया। सासाराम बिहार में। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अगर हम बात करें शेरशाह के निर्माण की, तो शेरशाह की जो सांस है वो कहां पर है? बिहार में। शेरशाह की सांस जो है वो कहां पर है? बिहार में है। याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक इतिहासकार है कनिंगम। कनिंगम को तो ये इमारत ताजमहल से भी जोरदार लगी है। देख लो भाई, ताजमहल से भी जोरदार लगी है कनिंगम साहब को। तो एक सासाराम बिहार का जो मकबरा है ये किसके अनुसार? कनिंगम के अनुसार। कनिंगम ने इसे ताजमहल से भी श्रेष्ठ बताया है भाई।
देख लो भाई, इतनी जोरदार है क्योंकि शेर शाह की सांसें बिहार में है। तो शेर शाह का मकबरा जो है वो, शेर शाह का मकान या मकबरा, मक से मकान याद कर लें आप, मकान और सांसें कहाँ है, बिहार में। ये आपको याद रह जाएगा। अगर हम बात करें, वापस एक बार रिपीट करें फटाफट, शेर शाह, शेर कोहना मस्जिद और शेरगढ़ का किला और सासाराम के अंदर मकबरा। हुमायूं दीनपगा नगर बनाता है, आगरा, फतेहाबाद और हिसार की मस्जिदें बनाता है। दीनपगा को बाद में लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बाबर जो है, बाबर के बारे में मैंने कहा था महत्वपूर्ण, रामबाग या आरामबाग हम कह सकते हैं। इसी को नूर अफगान और हस्त बिहस्त कहा गया। ये किसने बनाया, बाबर ने। धौलपुर के अंदर एक नीलोफर बाग लगाया। आगरा का पुराना किला, संभल की जामा मस्जिद और पानीपत के अंदर काबुली मस्जिद का निर्माण कराया। इसके अलावा हमने कुछ विशेषताएं पढ़ी स्थापत्य कला की, और हेवल स्मिथ और पर्सी ब्राउन के विचार पढ़े। एक पुस्तक पर्सी ब्राउन की, इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन पेंटिंग्स अंडर मुगल्स, इसके बारे में हमने जानकारी ली। आगे के जो शासक हैं अकबर और उनका स्थापत्य कला में योगदान आगे लेके आएंगे हम अगली क्लास में। तो जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और अपना भविष्य बनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।